तो देश प्रदेश में शुरुआत करते हैं बिहार से जुड़ी खबर के साथ, जहां पर बाढ़ से हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। आज स्थिति के और बिगड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इसका मुख्य कारण नेपाल और बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश होना बताया जा रहा है। राज्य की सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के शिवहर, सुपौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के कई गांव प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अभी तक बाढ़ से 153 पंचायतों में 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार की ओर से 5 राहत शिविर और 5 जिलों में 29 कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। और खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तेज बारिश की वजह से एक पुल बह गया है, जिससे लोगों को आने जाने में अब काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश से जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन और बारिश की आशंका जताई है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों के बीच में संपर्क टूट गया है। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के ही मुनस्यारी इलाके में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। यह घटना यहां के गेला गांव की है, जिसमें 20 से ज्यादा लोग अभी लापता भी हैं। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से गोरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे यहां के 5 घर बह गए। प्रशासन ने इन घरों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। साथ ही बताया यह है कि इस इलाके के 30 और घरों को खतरा है। पिथौरागढ़ में भारी बारिश और पुलों के टूटने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। यहां एक मरीज को पालकी पर लेकर अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में कई बार नदी और नाले भी मिले, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक मरीज को अस्पताल तक लाने के लिए कई लोगों का सहारा लेना पड़ा। और उत्तराखंड के चमोली के पिपलीकोटी में फंसे लोगों को निकालने का काम अब किया जा रहा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते कई लोग फंस गए हैं और इस बचाव अभियान में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें फिलहाल लगी हुई हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से। किन्नौर जिले के खरोगला नाले में जबरदस्त बारिश के चलते अचानक बाढ़ आ गई है। इसके चलते कई लोग भी इसमें फंस गए थे। बाद में पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रस्सियों के सहारे उनको बाहर निकाला है। और किन्नौर में ही सेब के बाग और सेब की खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई है। खरोला नल्ला में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने सेब की खेती को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। और अब खबर असम से। असम की बाढ़ में अब तक 85 लोग मारे जा चुके हैं। 40 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा है, लेकिन जानवरों की हालत भी काफी बुरी है। वहां काजीरंगा नेशनल पार्क और बाघ अभयारण्य का 85% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। 85 जानवरों की मौत हो चुकी है, जिनमें गैंडे, हिरण और जंगली सूअर शामिल हैं। अब तक 125 जानवरों को बचाया भी गया है। ये 1988 के बाद से छठी सबसे बड़ी बाढ़ है। बीते हफ्ते मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पार्क जाकर हालात का जायजा भी लिया था। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ का खतरा और बड़ा होता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। इलाके में भारी जल जमाव है। पिछले कई दिनों से असम के कई हिस्सों में बाढ़ आई हुई है, जिससे कई हिस्से डूबे हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग विस्थापित भी हुए हैं।
असम के बारपेटा जिले में भी नदियां उफान पर हैं। बारपेटा का बिलोना गांव राज्य का सबसे साफ जिला माना जाता है। यहां भी कई घर पानी में डूबे हुए हैं, कई घर टूट गए हैं। लोग घुटने भर पानी में चलने को मजबूर हैं। प्रशासन लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। असम के अलग अलग जिलों का हम हाल बता रहे हैं, अलग अलग एरियाज का हाल बता रहे हैं। और अब बात असम के ही ग्वालपाड़ा की करते हैं, जहां बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। ब्रह्मपुत्र और कृष्णाई नदी का पानी ओवरफ्लो होने के कारण कई इलाके डूब गए हैं। हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। इस दौरान प्रशासन कोरोना संक्रमण के बचाव की भी कोशिश कर रहा है। लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही उन्हें मास्क भी बांटे जा रहे हैं। काछार जिले की बात करते हैं। बराक नदी का जलस्तर कुछ कम हुआ है, बावजूद इसके बाढ़ के हालात बरकरार हैं। यहां निचले इलाकों में बड़ी तादाद में लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। असम के बाद अब बात मेघालय की। मेघालय में भी बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हुए हैं। वेस्ट गारो हिल्स में पिछले कुछ दिनों हुई भारी बारिश के बाद ऐसे हालात बने हैं, कई गांव डूबे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बात केरल की। कोच्चि के चेल्लनम में समंदर का पानी लगातार दूसरे दिन किनारे पर बसे गांवों में घुस गया है। कई लोगों के घरों में समंदर का खारा पानी आने से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। यहां समंदर का पानी रोकने के लिए एक दीवार बनाने की योजना पिछले 3 वर्षों से अटकी पड़ी है। खबर अयोध्या से। अयोध्या में राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल में बदलाव की तैयारी है। नए नक्शे में मंदिर की ऊंचाई, लंबाई और स्वरूप में काफी बदलाव किया गया है। पहले मंदिर 2 मंजिला बननी थी, अब 1 मंजिला उसे बढ़ा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि मंदिर का बजट 100 करोड़ रुपए का है, जबकि इसमें चांदी की शिला और 318 स्तंभ की योजना बनाई गई है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। 18 जुलाई को मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अयोध्या में बैठक की गई। इस बैठक में मंदिर की संरचना को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। साथ ही मंदिर के भूमि पूजन की तारीख 5 अगस्त तय की गई है। ट्रस्ट के मुताबिक पीएम मोदी करेंगे भूमि पूजन। हालांकि पीएमओ से अभी फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बाबरी मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 24 जुलाई को लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के सामने अपना बयान दर्ज करवाएंगे। इससे पहले 23 जुलाई को मुरली मनोहर जोशी अपना बयान दर्ज कराएंगे। दोनों नेताओं पर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का गिराने का आरोप है। कानपुर के विकास दुबे कांड में पुलिस ने विकास के खजांची कहे जाने वाले जय वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर विकास को पुलिस वालों की हत्या के लिए कारतूस सप्लाई करने और उन्हें अपनी कारों से भगाने की कोशिश करने का आरोप है। पुलिस ने मनु दुबे नाम की एक महिला को भी पकड़ा है, जो एक कॉल रिकॉर्डिंग में पुलिस पर गोलियां चलाने के लिए अपने माफिया ससुर को बुलाती सुनाई देती है। पुलिस ने जय वाजपेयी और उसके साथी प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये वही जय वाजपेयी हैं जिसके साथ तस्वीर होने की वजह से एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का एसटीएफ से तबादला किया गया था। पुलिस का आरोप है कि 1 जुलाई को विकास दुबे ने जय वाजपेयी को फोन कर बुलाया। 2 जुलाई को जय वाजपेयी अपने साथी प्रकाश शुक्ला के साथ बिकरू गांव गया। जय ने विकास दुबे को 2 लाख रुपए कैश और रिवॉल्वर के 25 कारतूस दिए। 2 जुलाई की रात ये कारतूस पुलिस टीम की हत्या में इस्तेमाल हुए। 4 जुलाई को जय वाजपेयी 3 लग्जरी कारों में विकास और उसके गैंग को छिपाने निकला। पुलिस की मुस्तैदी से वो तीनों गाड़ियां लावारिस छोड़ के निकल गया। जय वाजपेयी के बारे में चर्चा है कि वो विकास दुबे से 2% ब्याज पे पैसा लेकर कानपुर के व्यापारियों को 5% ब्याज पे चलाता था।
ये रकम 15 करोड़ तक बताई जाती है, लेकिन जय वाजपेयी सारे आरोपों को गलत बताता है। मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं। परसों कप्तान साहब ने पेपर में छापा, कल के पेपर में छपा, कल रात तुमको बुलाया गया, मैं वापस गया। आपका पैसा मेरा 11,80,000 रुपये का लेन देन था हमारा। पुलिस ने मनु पांडे से लंबी पूछताछ की है। मनु विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे की बहू है, जो विकास गैंग का मेंबर था और संतोष शुक्ला हत्याकांड का आरोपी भी। उसे पुलिस ने घटना की सुबह मुठभेड़ में मार दिया था। अब मनु की एक ऑडियो क्लिप सामने आई है। इसमें वो पुलिस पे फायरिंग करने के लिए प्रेम प्रकाश को बुलाती सुनाई देती है। हेलो हेलो, हाँ, कहाँ है पापा? हमें यहाँ लिब्बन माता में छिद्दन माता में आ रहे हैं। अरे पापा जल्दी आओ। है। अरे विकास जी आए थे, उनसे बोल रहे हैं कि छत पे चढ़ो, गोली चलाओ। है? आप आओ, आप आओ, आप आओ। आ रहे प्रेम प्रकाश पांडे के बेटे और मनु के पति शशिकांत ने पकड़े जाने पे कबूल किया था कि उन लोगों ने अपने घर में सीओ और 2 दरोगा की हत्या की है। तुम्हारे आंगन में कितने लोग हत्या हुई थी? हमारे आंगन में 3 लोगों की। कौन कौन? आंगन में सीओ साहब, हाँ। और बाहर दरवाजे पे दरोगा, 2 दरोगा। एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस मामले में देर आने से बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। पुलिस ने यही मुस्तैदी अगर पहले दिखाई होती तो कानपुर में इतना बड़ा कांड नहीं होता। कानपुर में साहिब आलम अरुण अग्रवाल के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के मरीज घर पर रहकर भी इलाज करा सकेंगे। राज्य सरकार ने अब इसकी मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसके कारण अस्पतालों में बेड कम पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक जिन मरीजों में लक्षण ना हो, घर में जगह हो, मरीज की इम्यूनिटी अच्छी हो और 24 घंटे देखभाल के लिए कोई मौजूद हो, वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। और कोरोना संक्रमण के दौरान कई जगहों से अस्पताल की बदहाली की खबर भी सामने आ रही है। देवरिया के जिला अस्पताल में सोमवार को 5 साल के अपने मासूम बच्चे की मदद से एक महिला अपने बुजुर्ग पिता को स्ट्रेचर पर अस्पताल में ड्रेसिंग के लिए ले जाती दिखी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। महिला का आरोप है कि वार्ड बॉय को रिश्वत न दे पाने से खुद स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाना पड़ा। डीएम ने अब वार्ड बॉय का ट्रांसफर कर दिया है। कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने जरूरी है, लेकिन फिर भी कई लोग मास्क नहीं पहन रहे। सभी लोग मास्क लगाएं और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करें। इसलिए बिहार में मास्क नहीं पहनने वाले 60,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने में 30 लाख रुपए वसूले गए। खबर जम्मू कश्मीर से। कोरोना संक्रमितों की तादाद वहां लगातार बढ़ रही है और अस्पतालों में भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में और मुश्किल सामने आ सकती है। कैसे होगा संक्रमितों का इलाज, ये वहां एक बड़ा सवाल बन गया है। श्रीनगर में अपनी मां के शव के साथ रोते एक शख्स का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ। उसने कहा अस्पताल से कोई मदद नहीं मिल रही। अब ये कोई आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ हो जाएगा। मेरी माँ यहाँ पे पड़ी है। अरे आज मुकलेवा सोरी क्वेश्चन, आज मुकलेवा क्वेश्चन ऐसा दाने दरवाज के बाद दिन को करना या कहीं छुपा गया तो मैं कहते अस्पताल में आनी पहुंच गए। श्रीनगर जिला प्रशासन ने भी घाटी में कोरोना के बढ़ते मामले देखकर खतरे की घंटी बजा दी है। इस वीडियो संदेश के जरिए प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि अस्पतालों में अब जगह नहीं बची है। रविवार को जम्मू कश्मीर में 700 से ज्यादा केस आए। अकेले श्रीनगर में 300 के करीब केस हैं। Hospitals are now running short of beds. Exactly, huge number of cases which are being detected each day. We are not finding an appropriate place in our hospitals to accommodate all of them. राज्य में अब तक 14,000 से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं। 250 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर मानते हैं कि हालात चिंताजनक हैं। From the last around 2 weeks, we are seeing there's a sudden rise in the number of cases, especially the number of patients who are symptomatic.
It's a huge number which is coming up. This is off season for pneumonia actually in Kashmir. We never used to see so much of respiratory cases in our hospitals at this time of the season. Right now we are seeing all the patients who are admitted in our hospitals are symptomatic, and most of them are on high flow oxygen and few of them are also on ventilators. श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, इनके लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जहां यात्री खुद ही मास्क या सैनिटाइजर खरीद सकते हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर एक निजी कंपनी ने इस वेंडिंग मशीन को लगाया है, जो शहरों में भी इस तरह की वेंडिंग मशीन लगा रही है। महाराष्ट्र की खबर पर आते हैं। दूध किसानों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। किसान नेता राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी शेतकारी के कार्यकर्ताओं ने आज भी कई जगहों पर दूध के टैंकरों में तोड़फोड़ की है। इससे पहले कल भी किसानों ने प्रदर्शन किया था। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण वो पहले से ही परेशान हैं। अब उन्हें पहले की तुलना में दूध आधे दाम पर बेचना पड़ रहा है।